A brick manufacturer has two depots A and B with stocks of 30,000 and 20,000 bricks respectively. He receives orders from three builders P, Q and R for 15,000, 20,000 and 15,000 bricks respectively. The cost, ध्यान से समझिएगा, the cost, ये लाइन को ध्यान से समझिएगा, in rupees of transporting 1,000 bricks to the builders from the depots are given below. तो देखिए किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहां पर देखिए दे रखा है ये 2, ये फ्रॉम, देखिए ए से आपका ये पी क्यू आर, ये तीन बिल्डर्स हैं, तो ए से पी बिल्डर के पास जाने की पर 1,000 ब्रिक्स की कॉस्ट 40 रुपए, ए से क्यू पर जाने की 20 रुपए, ए से आर पर जाने की 30 रुपए, बी से पी पर जाने की 20 रुपए, बी से क्यू पर जाने की 60 रुपए और बी से आर पर जाने की 40 रुपए। ठीक है, तो अब आपको क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करना ही है, नोट करिए, फिर क्वेश्चंस को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले जैसे पिछला क्वेश्चन किया था हमने, ए डिपोट है, यानी ए डिपोट है यहाँ पर, एक आपका बी डिपोट है। ए डिपोट की जो कैपेसिटी है वो आपको दे रखी है, ए डिपोट की कैपेसिटी 30,000 है, 30,000 ब्रिक्स की है, और बी डिपोट की कैपेसिटी जो है वो 20,000 ब्रिक्स की है। अब जो तीन बिल्डर हैं आपके, एक बिल्डर आपका पी है, एक बिल्डर आपका क्यू है और एक बिल्डर आपका आर है, जो इन डिपोट से ऑर्डर मंगाएंगे अपना। अब बिल्डर पी जो है उसका 15,000 ब्रिक्स का है, बिल्डर क्यू का 20,000 का है और बिल्डर आर जो है उसका 15,000 का है, तो बिल्डर आर जो है उसका 15,000 का है। ठीक है, अब जरा समझें इसको, मैं आपको समझाता हूँ, अब चीजों को धीरे धीरे मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए तो यहां से देखिए बिल्डर पी जो है, अब मैंने डाटा आपको दे रखा है, लैंग्वेज आप देख सकते हैं कि जो कॉस्ट दे रखी है वो एक ब्रिक की नहीं दे रखी है। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ए से पी पर जाने की 1,000 ब्रिक्स की कॉस्ट दे रखी है, मेरी बात समझेंगे आप लोग, कितनी ब्रिक की कॉस्ट दे रखी है, वो 1,000 ब्रिक्स की कॉस्ट दे रखी है। ठीक है, अब इसमें देखिए
अगर मान लीजिए मैं ए से पी पर टोटल तो 15,000 ब्रिक्स जा सकती है। अगर मैं यहाँ पर x 1000 ब्रिक्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये x लिखने का मतलब ये है कि कितनी ब्रिक्स जा रही है, x 1000 ब्रिक्स जा रही है। ठीक है, अगर मैं x 1000 ब्रिक्स अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ से कितनी ब्रिक्स अप्लाई करनी पड़ेगी, आप बता सकते हैं? 15,000 minus x. 15 माइनस x 1000। क्लियर? अरे मेरी बात समझ गए आप लोग? सर x equal 1000 सर। अरे ये इस तरह से है। क्लियर? यस सर। यस सर। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे A से Q पर Y ब्रिक्स सप्लाई कर रहा हूं तो B से Q पर कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी? 20 माइनस Y 1000। A से R पे कितनी सप्लाई करूंगा? देखिए टोटल 30,000 है, X 1000 यहाँ कर दी, Y 1000 यहाँ कर दी, तो टोटल 30 माइनस x प्लस y। 30 माइनस एक्स माइनस वाई, इतनी ब्रिक्स की बची, इसी को सप्लाई करूंगा। समझ रहे? अब यहाँ पर कितनी सप्लाई करूंगा? देखो टोटल 20,000 थी, 15 माइनस एक्स 1000 यहाँ भेज दी, इतनी यहाँ भेज दी, इतनी यहाँ भेज दी, तो यहाँ कितनी बचेगी आपकी? 20 minus minus 20 minus minus 20 y minus minus 15 minus. ये क्लियर है आप लोगों को चीज? यस सर। अब देखिए ये चीज अगर आप लोगों को क्लियर है तो यहाँ पर देखिए अब आपका बचेगा क्या, इसको सॉल्व करेंगे हम तो इसका बचता है x प्लस वाई माइनस 15। अब देखो जी, सबसे पहली चीज तो कंस्ट्रेंट में बना रहा हूं, आप यहाँ पर से जो x ब्रिक्स सप्लाई कर रहे हो, x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। भाई आप जो सप्लाई करोगे या तो 0 करोगे या कुछ पॉजिटिव ही सप्लाई करोगे। और B से और A से आप Q पर Y सप्लाई कर रहे हो तो Y भी क्या होगा आपका, अरे पॉजिटिव ही होगा ना। पहला कंस्ट्रेंट। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है, ये 15 माइनस एक्स, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसको थोड़ा तमीज से लिख देते हैं, तो क्या आ गया, x इज लेस देन इक्वल टू 15। दूसरा ये आ गया कंस्ट्रेंट। तीसरा देखिए 20 माइनस वाई, 20 माइनस वाई से अप्लाई कर रहे हो तो 20 माइनस वाई भी पॉजिटिव होगा, यानी यहां से क्या आ जाएगा, y इज लेस देन 20। अरे सबको क्लियर है ना मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर? ये यस सर। Yes. इसके बाद यहाँ पर आपने 30 माइनस एक्स माइनस वाई सप्लाई किया तो 30 माइनस एक्स माइनस वाई भी पॉजिटिव होगा। तो इसको अगर हम थोड़ा तमीज से लिख दें तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 30, ये आ गया फोर्थ। अगला x प्लस वाई माइनस 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 15। ये कंस्ट्रेंट आ गए आपके पास। किसी को कंस्ट्रेंट में दिक्कत है तो वो बताइए कि ये कंस्ट्रेंट कैसे आया। क्लियर सबको? तिवारी जी क्लियर है? Yes. यस सर। अब देखिए अगला आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया इसमें, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो यानी ए से आप टेबल दी हुई है, ए से आप पी पर भेज रहे हैं तो 40 रुपए पर 1000 ब्रिक्स का खर्चा है, और इस पर आप भेज रहे हैं तो 20 रुपीज पर 1000 ब्रिक्स का खर्चा है, इससे आप भेज रहे हैं तो 30 रुपीज पर 1000 ब्रिक्स का खर्चा है। यहाँ पर 20 रुपीज पर 1000 ब्रिक्स का खर्चा है, यहाँ पर 60 रुपीज पर 1000 ब्रिक्स का खर्चा है, और यहाँ पर 40 रुपीज पर 1000 ब्रिक्स का खर्चा है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अगर हम बनाते हैं तो यहाँ से तुमने x 1000 भेजी और 1000 का 40 रुपए खर्चा था, तो टोटल कितना पैसा लग गया तुम्हारा, 40x। यहाँ से 15 माइनस एक्स 1000 भेजी, लेकिन यहाँ पर क्या है भाई 20 रुपए, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 15 माइनस एक्स। यहाँ से आपने y भेजी लेकिन 1000 का 20 रुपए है, तो कितना हो जाएगा 20y। यहाँ से आपने 20 माइनस y भेजी और 1000 का 60 रुपए, तो 60 इंटू 20 माइनस वाई। यहाँ से आपने 30 माइनस एक्स माइनस वाई भेजी और यहाँ पर क्या है 30 रुपीज है, तो क्या आ जाएगा प्लस 30 इंटू 30 माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ से 40 रुपीज है और यहाँ पर क्या है प्लस 40 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 15। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, टोटल खर्चा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पे देखिए क्या आता है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका आता है 30x माइनस 30y प्लस का 1800। 30x माइनस 30y प्लस का 1800, ये आपका क्या आता है। चलिए कंस्टेंट बन गए, कोई दिक्कत कंस्टेंट बनाने में किसी को?
इसके आगे भी हमको आता है कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए मैं एक बार पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ, थोड़ा लेंथी होता है प्रॉब्लम, लेकिन आता भी मेजर क्वेश्चन है। तो नॉर्मली अगर प्रोबेबिलिटी और इसमें मेजर क्वेश्चन फंसता है तो अगर आपको वो आता है तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो कंस्ट्रेंट में लिख रहा हूँ यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 15, y लेस देन इक्वल टू 20 और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 15 और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 30। ये कंस्टेंट आ रहे हैं आपके। तो अब देखिए सिंप्लीफाई करता हूँ और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आ रहा है आपका, z इज इक्वल टू 30x माइनस 30y प्लस 1800। ठीक है, ये आपका आ गया। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम लोग करते हैं तो किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। ये x आ गया, ये y। तो देखो पहला कंस्टेंट है x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगला क्या है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 30। तो इस लाइन को अगर बनाते हैं तो लाइन बनाना सब लोग जानते हैं, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। ये 30,0, अरे सब लोग जानते हो ना कैसे बनाते हैं लाइन, तो ये 0,30। तो ये लाइन आ गई आपकी इस तरह से। अब इसका सॉल्यूशन रीजन देखें तो इसका सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन की तरफ आ रहा है। कैसे पता पड़ा, 0 0 रख के देखा। तो 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि आपका क्या आना चाहिए, ओरिजिन की तरफ आना चाहिए, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है। अगला x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 15, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया आपका 15,0 और ये आ गया आपका 0,15। तो इनको अगर हमने मिलाया तो आपका क्या आ जाएगा, इस लाइन को अगर हम बनाते हैं तो ये बन गई लाइन। अब इसका सॉल्यूशन रीजन की बात करें तो 0 0 को यहाँ पे रखा तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 15, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो देखिए क्या आ गया, 0 बड़ा है 15 से, तो इसका मतलब क्या आ गया, कौन सा आ गया। तो देखिए अभी इनका कॉमन रीजन कौन सा आ गया, ये आ गया। एक अंदर की तरफ बोल रहा है, दूसरा बाहर की तरफ बोल रहा है, ये तो हमने ये सॉल्व कर दिया। अब दो हमारा बाकी है, एक क्या है x लेस देन इक्वल टू 15, एक y लेस देन इक्वल टू 20। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x 15, ये रहा 15, ये रहा x। तो देखिए x इक्वल टू 15 लाइन बनाई तो x इक्वल टू 15 लाइन ये हो गई। अब मुझे बताइए ये x इक्वल टू 15 यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये x लेस देन इक्वल टू 15। तो ये इधर वाले रीजन को रिप्रेजेंट करता है कि इधर वाले लेफ्ट वाले की राइट वाले, सर लेफ्ट वाला। लेफ्ट। बिल्कुल सही, 15 से छोटा। अगला क्या है, y लेस देन इक्वल टू 20, तो ये 20 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ये आ गया आपका 20 यहाँ कहीं। तो देखिए इसको अगर हम देखें तो 0,20, तो इस लाइन को हमने बनाया तो ये लाइन आपकी कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब देखिए ये जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन है हमारी, ये नीचे वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है कि ऊपर वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। नीचे। तो जो इन सब का कॉमन रीजन आ गया, इन सब का कॉमन रीजन यही आया। बोलो आपको क्लियरिटी है इस बात की? यस सर। यस सर। अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। देखिए ये देखो, इसको अगर 15,15 तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 30 लाइन है। तो पहली चीज तो ये x इक्वल टू 15 लाइन पर है तो x कोऑर्डिनेट तो 15 होगा, और अगर x कोऑर्डिनेट 15 है तो y कोऑर्डिनेट भी 15 होगा। ये वाला पॉइंट देखते हैं, 10,20 ये वाला पॉइंट y इक्वल टू 20 लाइन पर है तो नो डाउट y कोऑर्डिनेट तो 20 होगा। अब ये फिर इसी लाइन पे आ रहा है, y को 20 रखा तो x क्या आ गया, 10 आ गया। तो आपके पास ये जो रीजन आ रहा है, इस रीजन के कॉर्नर पॉइंट आ गए सबके। यस सर। 15,01 सर। तो देखिए ये 30x माइनस 30y प्लस 1800। तो आप मुझे रख के बताइए सब लोग चेक करके किस पर मिनिमम वैल्यू आ रही है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट।
देखिए मिनिमम आ रहा है जब x 0 है और y क्या है 20 है, तो यह आ गया x को 0 रखा, y को 20, तो 30 इंटू 20 प्लस 1800, तो यह आ गया -600 प्लस 1800, तो यह आ गया आपका 1200। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. ये Yes, आपका sir. ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए अभी भी। चलिए देखिए, sometimes feasible reason of a LPP is not a bounded region, is not a bounded region. It extends infinitely in any direction. यानी जैसे अभी आपका क्या आ रहा है कि कोई फिक्स रीजन आ रहा था, अब जैसे इस तरह से आ जाए कोई, मान लीजिए जो हमारा फिजिबल रीजन आ जाए, ये आ जाए, तो अब क्या है, ये तो अनबाउंडेड रीजन है, इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है, कहीं भी एक्सटेंड हो रहा है। तो मैं इस तरह की केस की बात कर रहा हूं कि अगर ऐसा आ जाए तो क्या होगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, इफ फिजिबल रीजन मतलब जो सॉल्यूशन रीजन, इफ फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड इन द सेंस कि कुछ इस तरह की कहानी चल रही है, तो बेटा कॉर्नर पॉइंट तो इसमें भी मिलेंगे हमको, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, एक कॉर्नर पॉइंट ये मिल रहा है, कॉर्नर पॉइंट तो इसमें भी मिलेंगे। तो आप कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू निकालिए, देन वी फाइंड द, वही जैसे पहले करते थे वही काम करना है, देन वी फाइंड द वैल्यूज of objective function, then we find the values of objective function at objective function जैसे ax plus by at each corner point of the feasible region, at each corner point of the feasible region। ठीक है, आप वैल्यू निकालिए, मान लीजिए कैपिटल एम जो आ रहा है आपका, अब समझिएगा कैपिटल एम जो आ रहा है आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और स्मॉल एम जो आ रहा है आपका मिनिमम वैल्यू आ रही है। अब वो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपको प्रॉफिट दे रखा है कि कॉस्ट दे रखी है, अगर कॉस्ट दे रखा है तो हम मिनिमम करेंगे और प्रॉफिट दे रखा है तो मैक्सिमम करेंगे। अब देखिए, अब मैक्सिमम या मिनिमम जो आ रही है कि वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, उसके लिए आप क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। केस 1, अगर आपको मैक्सिमम करना है तो आप क्या करेंगे, ड्रॉ द लाइन, एक क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ द लाइन ax प्लस बी वाई, यानी ये ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू m, ये m जो आ रहा है ये वाला m, ये ड्रॉ लाइन ड्रॉ करिए एंड फाइंड, अभी इसको एक क्वेश्चन से मैं समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। एंड फाइंड द ओपन हाफ प्लेन, एंड फाइंड द ओपन हाफ प्लेन, एंड फाइंड द ओपन हाफ प्लेन ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन कैपिटल M। अब आप बोलोगे सर ओपन हाफ प्लेन क्या होता है, देखो कोई भी लाइन में बनाता हूं तो या तो उसका सॉल्यूशन इस तरफ आता है, ये वाला प्लेन आएगा, ये वाला हाफ, भाई प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, या तो इधर वाला आएगा या इधर वाला, तो ये कह रहा है कि आप पता करो कि ये वाला है कि ये वाला, तो हम पता कर ही लेंगे उसको, तो ओपन हाफ प्लेन। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इफ द ओपन हाफ प्लेन, जो भी इसका आ रहा है इसी में बनाएंगे, इसको इसी में बनाना है जिसमें पुरानी लाइनें बना रखी है। If the open half plane, if the open half plane represented by
if the open half plane represented by ax plus by greater than m, capital M for maximum, has no common point, अभी क्लियर हो जाएगा, has no common point with the unbounded feasible region, with the unbounded feasible region, अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, यानी ये जो नई लाइन बनाई है इसका इसके साथ कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, देन कैपिटल M इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो जो कैपिटल M है वही मैक्सिमम वैल्यू है, अदरवाइज अगर कॉमन पॉइंट आ गया तो इसका मतलब Z हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। देखिए केस 2, केस 2 क्या है, ड्रॉ द लाइन ax प्लस by, अब इज इक्वल टू स्मॉल m फॉर हम चेक कर रहे हैं मिनिमम, अगर पूछे तो स्मॉल m, सेम लैंग्वेज लिखाऊंगा, एंड फाइंड द ओपन हाफ प्लेन, फाइंड द ओपन half plane represented by ax plus by less than m। अब देखिए, if the open half plane represented by ax plus by less than m has no common point, अगर इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, with the unbounded region, अगर कॉमन नहीं आ रहा है, देन स्मॉल m इज द मिनिमम वैल्यू, small m is the minimum value of z, otherwise z has no minimum value। ये थोड़ा आप लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए कभी आगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा, आपको z दिया हुआ है, आपको मैक्सिमाइज करना है, z इज इक्वल टू 10x प्लस 6y subject to 3x plus y less than equal to 12, 2x plus 5y less than equal to 34 और x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए एक मिनट, यहाँ पर नहीं, सॉरी इसको मत करिए, ये तो बाउंडेड रीजन देगा, कंफर्म बाउंडेड देगा, ये 200% गारंटी है बाउंडेड ही देना इसमें, ये अनबाउंडेड दे ही नहीं सकता। देखिए मैं आपको बताता हूँ, दूसरा एक बताता हूँ, तो मैक्सिमाइज करना है हमें, z इज इक्वल टू 18x, ये करंट में पहले पता है इतनी अच्छी एनर्जी वो कर दी, अब बिल्कुल ऐसा लगता है कि सो गया, इसके बाल कट गए जब से। सब्जेक्ट टू 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 20, चलो रचित तो पहले से ही ऐसा था, साइलेंट मोड, और x y greater than equal to 0, 4x plus y greater than equal to 20, 2x plus 3y greater than equal to 30। अब देखिए हाँ इसमें अनबाउंडेड आएगा, देखिए तो देखिए इसका मतलब तो सिंपल एक्स वाई पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको देखते हैं 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 20, इसको बनाते हैं, तो x को 0 रखा तो y 20, तो ये 0 क्वार्टर 20 हो गया, y को 0 रखा तो ये हो गया 5, तो ये हो गया 5,0, तो ये पहली लाइन हो गई आपकी,
अब देखिए इसके बाद, अब इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा आएगा बेटा, ये आएगा बाहर की तरफ। अगला क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। तो x को 0 रखा तो y 10 आ गया, तो यह आ गया 0,10, और y को 0 रखा तो x कितना आ गया 15, तो यह आ गया 15,0। तो इस तरीके से आ गया आपका, ठीक है, 15,0, 0,10। अब देखिए इसका रीजन क्या आ रहा है, इसका रीजन भी बाहर ही आ रहा है। तो ओवरऑल जो अनबाउंडेड रीजन आ रहा है वो आपका कौन सा रीजन आ रहा है, अनबाउंडेड रीजन जो आ रहा है वो आपका बाहर आ रहा है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो अनबाउंडेड रीजन है वो ये आपका पूरा अनबाउंडेड। किसी को दिक्कत इसमें भाई अनबाउंडेड रीजन निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमको। नो सर। अब इसके बाद क्या है, अनबाउंडेड रीजन के बाद अब देखिए हमें ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये निकालना पड़ेगा दोनों लाइनों का। तो पहली लाइन 4x प्लस वाई इक्वल टू 20 है, दूसरी लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 है। तो इन दोनों का अनबाउंडेड मैं निकालूं तो x आ जाएगा आपका, आ जाएगा 3,8। बिल्कुल सही है, हाँ 3,8 ही आएगा। अरे निकालना जानते हैं ना। यस सर। अब होता क्या है, हमें देखना है किस पर मैक्सिमाइज कर रहा है ये। मैक्सिमाइज मतलब z इज इक्वल टू 18x प्लस 10y है। तो एक तो आ रहा है 0, 10, x को 0 रखा, y को 10, तो z कितना आ गया आपका 100। दूसरा आ रहा है x को 5 रखा, y को 5 वाला तो नहीं है, कॉर्नर पॉइंट है ही नहीं 5 वाला। x को 15 रखा, y को 0, x को 15 रखा, y को 0, तो बेटा क्या आएगा 15 0 रखने पे 18 इंटू 15, तो कितना हो जाता है आपका 18 इंटू 15 बताएंगे? कोई नहीं बोलता। ये होता है आपका 270। 70। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा क्या है, x 3 और y आपका 8, तो z इज इक्वल टू 18 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 8। तो 18 इंटू 3 कितना हो गया 54, और ये 80, तो कितना हो गया ये हो जाएगा 134 तो मैक्सिमाइज कौन सा आ रहा है आपका? सर आपने पहले कोऑर्डिनेट कौन से लिए हैं? तो मैंने लिए 0, 10 भी नहीं लेना था। 020। क्लियर है क्यों नहीं लेना था? यस सर। यस सर। तो 10 इंटू 20 कितना हो गया 200। तो मुझे बताइए मैक्सिमाइज करना था इसको मिनिमाइज करना था? एक मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना था इसको, मिनिमाइज, सॉरी मिनिमाइज लिखिए। तो मिनिमाइज करना था तो क्या लोगे आप बोलिए? 3,8। और मिनिमम क्या आ रहा है, मिनिमम वैल्यू आ रही है 134। लेकिन अनबाउंडेड रीजन में एक बात होती है कि हो सकता है कभी कभी नो मिनिमा भी होता है, नोट करिए इतना, तो चेक करना सिखाता हूँ। किसको ड्रॉ करना है हमें, ड्रॉ ax प्लस by इज इक्वल टू स्मॉल m। तो ax प्लस by तो क्या आ रहा है आपका 18x प्लस 10y इज इक्वल टू 134 को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। क्लियर मेरी बात? ये यही क्वेश्चन है। हाँ मतलब मैं वही तो सिखा रहा हूँ आपको। अब इसको हमने ड्रॉ किया, तो देखिए अगर हमने इसको ड्रॉ किया तो x को 0 रखा तो y कितना हो जाएगा 134/10। तो 134/10 कितना होता है 13.4 होता है। तो 0,13.4 आपका कहां पर आ गया, यहाँ पर आ गया बेटा। अरे समझ पा रहे हैं? यस सर। एक बार y को 0 रखा तो x आ गया 134/18। ठीक है, तो 134/18 देखते हैं कितना आता है। तो आपका 134 डिवाइडेड बाय 18, तो ये आता है 7 पॉइंट। तो यानी ये यहाँ पर आ गया। अब अगर इन दोनों लाइनों को मैं मिलाता हूं तो इन दोनों लाइनों को मिलाने पर कुछ इस तरह की लाइन आ रही है, नहीं आ रही है? बोलिए कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है इस रीजन का दोनों का? बोलिए। ठीक है आ रहा है।
आ रहा है? Yes, sir. लेकिन अब आपको लेस देन वाला देखना है। रीजन कौन सा देखना है इसका? रीजन भी ध्यान रखिए, जरा क्वेश्चन को ढंग से पढ़े नहीं ना, तभी तो। अब रीजन कौन सा देखना है? ax प्लस by लेस देन m वाला देखना है बेटा। तो क्या है, आपको कौन सा रीजन देखना है? 18x प्लस 10y लेस देन 134। तो कौन सा रीजन देखना है? टुवर्ड्स ओरिजिन, ये वाला। इसका रीजन कौन सा हुआ? इसका रीजन तो ये वाला हुआ ना। Yes, sir. तो दोनों का कोई कॉमन रीजन आ रहा है क्या? No, sir. No, sir. और अगर दोनों का कोई कॉमन रीजन नहीं है, इसका मतलब क्या लिखाया था मैंने? Exist करता है। बिल्कुल सही। तो नो कॉमन रीजन। तो कोई कॉमन रीजन अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या आएगी आपकी? यही आएगी। यानी क्या आ जाएगी? 134 ही आपका क्या होगा? मिनिमा होगा। कोई डाउट किसी को तो बता देना। No, sir. प्रज्वल, सर मुझे अभी भी नहीं समझ आया। So अगर 134 अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर इक्वल होता तो क्या कॉमन आता? हाँ जी। हाँ आप बोलो प्रज्वल, क्या सृष्टि कुछ बोल रहे थे? आप लोग क्या बोल रहे थे? यस सर, सर मैं बोल रही थी कि 134 तो मैक्सिमम वैल्यू थी ना। मिनिमम 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 देखो यार, मिनिमम। ये चेंज करा दिया था मैंने बीच में।